हेलो दोस्तों, ये क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विलयन। तो विलयन में आज हम लोगों को पढ़ना है विलयनों के अणुसंख्यक गुण। विलयनों के अणुसंख्यक गुण। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? किसी विलयन के वे गुण जो एक निश्चित आयतन में किसी विलयन के वह गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में किसी विलयन के वह गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में विलयन के एक निश्चित आयतन में किसी विलयन के वह गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों में क्या रहेगा? विलय के अणु और आयन रहेंगे, अर्थात विलयन के गुण किस पे निर्भर करेंगे? विलय पदार्थ के अणु या आयन पर। ठीक है, अणु या आयन पर। कणों का मतलब अणु या आयन पर। किसी विलयन के वही गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। एक मिनट, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ठीक है, किसी विलयन के वह गुण जो विलय के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विलयन के वह गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्यक गुण निम्नलिखित होते हैं। अणुसंख्यक गुण निम्नलिखित होते हैं। अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? नंबर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। ये क्या है? विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म का पहला नंबर। नंबर दूसरा है परासरण दाब। परासरण दाब। तीसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। डबल ना बनेगा, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और चौथा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक मतलब फ्रीजिंग में कमी आएगी, हिमांक में अवनमन।
ठीक है, तो क्या है, 4 हमारे अणुसंख्यक गुण हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो हम अब पढ़ेंगे परासरण दाब में, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। परिभाषा आप लोगों ने नोट कर ली होगी। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। देखते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब कमी होती है, रिलेटिव कमी होगी। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी या कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाता है। क्या किया जाता है? आवासशील पदार्थ घोला जाता है। जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब, विलायक का क्या? वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए कि जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे क्या होगा? वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहेंगे? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि
नीचे लिखते हैं यदि विलायक, ऐसे शुद्ध विलायक लिख देते हैं, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन का वाष्प दाब, क्या विलयन का वाष्प दाब PS हो तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट, इसको हम लोग व्यक्त करेंगे वाष्प दाब में अवनमन को P माइनस PS से, P माइनस PS से, ठीक है, P माइनस PS से। अच्छा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये अनुपात होगा, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन जो होगा वो P माइनस PS अपान में P रहेगा, ठीक है। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। अच्छा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम है, तो राउल्ट के नियम को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट का नियम, ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम को देखते हैं। राउल्ट का नियम, अच्छा, राउल्ट का नियम दो प्रकार का है, अर्थात एक द्रव द्रव निकाय के लिए है जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव द्रव की अवस्था में होते हैं, और एक ठोस और द्रव निकाय के लिए है जिसमें विलेय पदार्थ ठोस होता है और विलायक द्रव रहता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले सीखेंगे द्रव द्रव निकाय के लिए, द्रव द्रव निकाय के लिए या द्रव द्रव निकाय के लिए, द्रव द्रव निकाय के लिए क्या होगा, द्रव द्रव निकाय के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, यदि कोई निकाय, यदि कोई निकाय द्रवों से मिलकर बना है, द्रवों से मिलकर बना है, द्रवों से मिलकर बना है, तो राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से यदि कोई निकाय द्रव द्रव से मिलकर बना है तो राउल्ट के नियम से। तो इनके नियम से क्या होगा, देखो यहाँ पे देख लीजिए, यदि कोई निकाय द्रवों से मिलकर बना है तो राउल्ट के नियम से। तो इनकी परिभाषा क्या कहेगी, स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक, या दो से अधिक, स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक द्रवों से, द्रवों से, दो या दो से अधिक द्रवों से बने विलयन का
वाष्प दाब, विलयन का क्या? वाष्प दाब। दो या दो से अधिक द्रवों से बने विलयन का वाष्प दाब, वास्तव विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाबों का, मतलब स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक द्रवों से बने विलयन का वाष्प दाब, ठीक, विलयन में उपस्थित अवयव, विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाबों के, अवयवों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है, के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक द्रवों से बने विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कोई द्रव निकाय, माना कोई द्रव निकाय ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। दो या दो से अधिक, सी के बाद डी भी हो सकता है, मतलब दो से अधिक 3, 4, 5 कोई भी अवयव हो सकते हैं, ठीक है। माना कोई द्रव निकाय ए बी सी द्रवों से, ठीक है, किसी द्रवों से मिलकर बना, क्या मिलकर बना है? द्रवों से मिलकर बना है। विलयन का वाष्प दाब P, विलयन का वाष्प दाब कितना? P, तथा अवयवों के वाष्प दाब, अवयवों के वाष्प दाब PA डैश, PB डैश और PC डैश 100 आ रहे हैं, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से हम लोग क्या कहेंगे, तो आगे देखते हैं, ठीक है। माना कोई द्रव निकाय ABC द्रवों से मिलकर बना है, तो विलयन का और विलयन का वाष्प दाब P हो, तथा द्रवों से मिलकर बना है, विलयन का क्या हो? वाष्प दाब P हो, तथा अवयवों का वाष्प दाब PA, PB और PC डैश, समय डैश लगा है तो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से आगे हम देखेंगे राउल्ट के नियम से क्या होता है। गर्मी बहुत हो रही है। राउल्ट के नियम से क्या होगा आगे देखते हैं हम लोग। राउल्ट के नियम से हम लोग विलयन के वाष्प दाब को P से लिखते हैं, तो P बराबर रहेगा PA डैश PB डैश प्लस PC डैश, ठीक, प्लस 1 ऐसे रहेगा वाष्प दाब। अच्छा, ये रहेगा। हम लोग आंशिक दाब बराबर होता है, आंशिक दाब बराबर हम लोग लिख सकते हैं अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू अवयव का मोल प्रभाज,
इंटू अवयव का मोल प्रभाज, ये लिख सकते हैं। आंशिक दाब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अवयव का शुद्धावस्था में वास्तव इंटू अवयव का मोल प्रभाज। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इस चीज को। आंशिक दाब को पी से लिखेंगे, पी ए डैश को जैसे लिखें इस वाले आंशिक दाब को पी ए डैश बराबर शुद्ध अवस्था में वास्तव को हम लोग लिखेंगे पी ए जीरो इंटू एक्स ए, मतलब ए वाला अवयव ले लेंगे तो एक्स से इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। और अवयव का जो मोल प्रभाज होगा, अवयव का मोल प्रभाज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पी ए डैश बराबर पी ए जीरो तो रहेगा ही, और यहाँ पर ए का मोल प्रभाज लिखेंगे ए वाले पदार्थ के लिए, तो यहाँ पर रहेगा एन ए। मोल प्रभाज को कैसे लिखते हैं, उस अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो उस अवयव के मोलों की संख्या हम लोग स्मॉल एन ए से डिनोट कर देंगे, और कुल अवयवों की संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये सफिक्स में है एन ए सफिक्स में एन बी एन सी सो ऑन, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग पी बी डैश, पी बी डैश को क्या लिखेंगे, पी बी जीरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स बी, और इसको हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं पी बी डैश बराबर पी बी जीरो, और एक्स बी को कैसे लिख लेंगे एन बी, मतलब बी के अवयव ऊपर हो जाएंगे, मतलब बी का मोल प्रभाज निकालेंगे तो बी के अवयव और नीचे कुल अवयवों की संख्या, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मोल प्रभाज ऐसे ही निकालते हैं, पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मोल प्रभाज निकालना। और पी सी डैश बराबर क्या लिखेंगे, पी सी जीरो इंटू एक्स सी, ठीक है। और एक्स सी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, पी सी डैश बराबर पी सी जीरो, और इसको लिखेंगे एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये तो लिख सकते हैं। और सो आगे चलेगा, क्योंकि अन्य अवयव होंगे तो उसके भी हम लोग मोलों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग वास्तव को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P बराबर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ए डैश को कैसे लिख सकते हैं, पी ए डैश को हम लोग लिख लेंगे, देखो यहाँ पे पी ए डैश है, पी ए डैश को हम लोग लिख लेंगे पी ए जीरो इंटू एक्स बी प्लस पी बी जीरो और एक्स बी प्लस पी सी जीरो और एक्स सी। ये क्या होगा हमारा, मतलब कुल जो हमारा आंशिक दाब है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आंशिक दाब को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं P बराबर, अब यहाँ पे पी ए जीरो तो रहेगा ही, एक्स बी को, सॉरी यहाँ पर ए रहेगा, ए वाला अवयव है तो ए ही तो रहेगा। हाँ, एक्स ए को कैसे लिखेंगे, एक्स ए को ये लिखेंगे एन ए,
ठीक है, Na सफिक्स, और अपान में क्या रहेगा, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस फिर क्या रहेगा, Tb0 और Xb है तो Nb ऊपर रहेगा, Nb अपान में क्या रहेगा, Na प्लस Nb प्लस Nc रहेगा प्लस Tc0 रहेगा। Xc को क्या लिख सकते हैं, Xc जो होगा यहाँ पर Xc इतना है, Nc N सफिक्स में C है और अपान में Na प्लस Nb प्लस Nc होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आंशिक दाब को हम लिखेंगे अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू अवयव का मोल प्रभाष। तो यहाँ पर Pa डैश को, Pa डैश बराबर x मतलब अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब Pa0, अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब Pa0 इंटू XA, और XA क्या है, अवयव का मूल प्रभाज है। अवयव का मूल प्रभाज होता है उस अवयव के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। तो उस अवयव अर्थात XA के अवयव जो है Na होंगे अपान में कुल अवयवों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से Tb डैश को हम लोग लिखते हैं Tb0 और XB। तो यहाँ पर देखिए Tb0 रहा ही और XB तो के अवयव Nb हो जाएंगे और अपान कुल अवयवों की संख्या अर्थात कुल के मोलों की संख्या। फिर Pc को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया अर्थात कुल वाष्प दाब को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यही कमान मैंने रख दिया यहाँ से, तो ये हो गए इतने। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलों के अवयवों अर्थात मोलों की संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। इतना नोट कर दिया होगा आप लोगों ने, चलो इधर ही लिख देते हैं। मोलों की संख्या यहीं पर आ जाएगा, सही रहेगा एक तरफ ही। अच्छा, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अणुभार, ठीक है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो यहाँ पर मोलों की संख्या जैसे हम लोग Na को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ग्राम में मात्रा रहेगी Wa अपान में अणुभार को Ma। एटॉमिक मास को हम लोग Ma मतलब A अवयव रहेगा तो यहाँ पर Ma हो जाएगा, Wa मतलब ग्राम में मात्रा होगी। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं Nb बराबर Wb अपान में M सफिक्स में भी। अच्छा, ये स्मॉल m है और इसी प्रकार लिख सकते हैं Nc बराबर Wc अपान स्मॉल m C सफिक्स में। ठीक है, अच्छा, और ये जो हमारे अवयवों की संख्या है Na, Nb, Nc, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुल अवयवों की संख्या कुल मोलों की संख्या को कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर का मिटा दें, नोट ही कर लिया होगा आप लोगों ने। जो हमारा कैपिटल M है वो हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, और प्लस 1 भी कर सकते हैं, प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग P को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Pa तो हाई है, Pa0 और
मोलों की संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज और भी समझ लीजिए, हम कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू ए, मतलब एन ए को डब्ल्यू ए अपान एम ए, एम स्मॉल एम है, प्लस एन बी को डब्ल्यू बी अपान एम बी, प्लस डब्ल्यू सी अपान एम सी प्लस 1। ठीक है। अच्छा, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब देखते हैं कि ठीक है, तो अभी देख रहे हैं, तो लिखेंगे P बराबर जो हमारा है P A0, और यहाँ पर लिख लेंगे W A अपान M A, और अपान में क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N प्लस P B 0 W A W B अपान में क्या रहेगा, M B अपान में कैपिटल N प्लस और P C0, और इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे W C अपान M C अपान कैपिटल N। ठीक है, और प्लस 1 ऐसे चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो राउल्ट का नियम है वो ठोस तथा द्रव निकाय के लिए क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, धन्यवाद।